वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों पॉलिटी की जो आर्टिकल रिवीजन की सीरीज चल रही थी उसमें मैं आपको आर्टिकल 1 से हम लोग देख चुके हैं, कहाँ तक 35 तक देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट सारे फंडामेंटल राइट कवर कर दिए हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी करा दी है, ठीक है, सिटीजनशिप के सारे आर्टिकल कर दिए। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो इतिहास में एग्जाम में आए हैं और आते रहेंगे, सिर्फ वो हम लोग सारे जान रहे हैं। पूरे आर्टिकल ना आते हैं ना जाने जाते हैं। तो चलिए समझते हैं डीपीएसपी की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली चीज़ ये पार्ट 4 में है, ये एकदम रटा होना चाहिए। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 में है, ये भी रटा होना चाहिए। ये हमने आयरलैंड से लिया है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये आपको याद होना चाहिए। तीन चीज़ें, पार्ट 4, 36 से 51, आयरलैंड, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि डीपीएसपी होते क्या हैं। तो इनको पता है आपका फुल फॉर्म, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नाम ही है नीति निर्देशक। क्या नाम है? नीति निर्देशक। तो देखिए, सरकार जो भी पॉलिसी बनाएगी ये सरकार के लिए, किसके लिए है? सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्यों की सरकार हो। कोई भी सरकार इन पॉलिसी को देख के, इन आर्टिकल के हिसाब से ही पॉलिसी बनाएगी, ये सिंपल से कहता है। दे आर गाइडलाइंस। सरकार के लिए गाइडलाइंस है, लिखा होता है ना यहाँ पे, साहब मत करें, है ना। तो एक तरह से ये करने पर दंड दिया जाएगा, है ना, ये सब, ठीक है। सरकार को ये सब चीज़ें ही पॉलिसी को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आवास विकास चलाती है सरकार गरीबों के कल्याण के लिए, आयुष्मान योजना चला रही है हेल्थ के लिए, पोषण अभियान चलाती है बच्चों को जिससे खाना पीना मिल सके, है ना। तो ये सब सरकारें करती हैं इन्हीं पॉलिसी के हिसाब से ही, ठीक है। तो दे आर जस्ट अ गाइडलाइंस। क्या बोलोगे? डीपीएसपी आर गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट फॉर मेकिंग पॉलिसी। हिंदी में बोले तो नीति निर्देशक तो सरकार को दिशा निर्देश देते हैं कि उनको अपनी जो व्यवस्था है, मतलब जो अपनी पॉलिसीज है वो कैसे बनानी है, ठीक है। इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए बनानी है। ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट देता है। किसका कॉन्सेप्ट देता है? वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट देता है, वेलफेयर स्टेट, ठीक है। वेलफेयर मतलब सबका साथ सबका विकास, वही जो आप कहते हो उसकी बात करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पढ़नी है, अभी आर्टिकल बता रहा हूँ, पहले बेसिक चीज़ समझ लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब होता है न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित नहीं है मतलब अगर बाई चांस सरकार इसको फॉलो नहीं करती तो कोर्ट इसको लागू नहीं कर सकता कि हाँ सुप्रीम कोर्ट कह दे कि भैया इसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल होते हैं। जस्टिसिएबल का मतलब होता है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट के न्यायोशन में आता है, ठीक है, वो उसी पे ज्यूरिसडिक्शन दे सकता है। डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल मतलब कोर्ट द्वारा लागू नहीं हो सकते अगर फॉलो ना हो, ठीक है। वेरस फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल होते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? अब पूरी डीपीएसपी को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, ठीक है। समाजवादी प्रिंसिपल क्या होंगे? गांधी जी के प्रिंसिपल भी इसमें डाले गए हैं, गांधीयन प्रिंसिपल, जैसे पंचायत वगैरह बनाना, या गांधीवादी सिद्धांत इसको बोलेंगे। दूसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल। लिबरल इंटेलेक्चुअल भी बताऊंगा, नीचे सब हुआ है। लिबरल इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिबरल का मतलब होता है उदारवादी बौद्धिक। उदारवादी बौद्धिक। तो चलिए आप उसको देख लेते हैं पहले। जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, समाजवादी प्रिंसिपल है, तो आपको बस पहले ये याद रखना, समाजवादी प्रिंसिपल में कितने आर्टिकल हैं, ऐसे लिखो 38, 38 क्लॉज 2, ठीक है, 39, 39A, 41, 42, 43, 47, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है समाजवादी सिद्धांत हैं या कौन से हैं, तो आपको याद रखना 38 क्लॉज 1 क्लॉज 2, 39 के 2 आर्टिकल, 38, 39, 41, 42, 43, 47, ऐसे बोलो। 38, 39, 41, 42, 43, 47, फिर से बोलो। 38, 39, 41, 42, 43, 47, ऐसे। 38, 38 का क्लॉज 2 भी क्योंकि आएगा अभी, 39A भी आएगा क्योंकि, और 41, 42, 43, 47, ठीक है। 38, 39, 41, 42, 43, 47, ये आपका आता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब आइए जानते हैं कहता क्या है। हिंदी में भी है, परेशान मत होइए, ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश ही में, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। देखो 38 कहता है सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। मतलब सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये होता है कि देखिए इस राज्य में सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिक जस्टिस सबको मिले, ये 38 में है। मतलब इसका क्या हुआ? देखिए जैसे सामाजिक न्याय क्या है, अब ऐसा तो होगा नहीं यार आप समाज में ऊपर हो कोई दूसरा समाज में नीचे हो, है ना, कि समाज में कोई भैया गोरा है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार है, काले के साथ नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको हेल्थ सुविधा मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही है,
ठीक है, आपको पढ़ाई के लिए समाज में एडमिशन मिल रहा है, नीचे वाले जो तबके के लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है, तो सामाजिक न्याय सबको मिले, ये इंश्योर करता है आर्टिकल 38। ठीक है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। अब राजनीतिक का मतलब देखिए, SC ST के लिए सीटें रिजर्व होती हैं कि नहीं होती हैं, है ना? होती हैं बिल्कुल, है ना? उनको भी पॉलिटी मतलब वुमेन के लिए भी अब तो सीटें रिजर्व हो गई है 1/3। मतलब सारे लोगों को पॉलिटिक्स में भी मौका समान मिले, तो ये भी आर्टिकल 38 कहता है। इसी की तर्ज पे एक नारी वंदन योजना भी बनाई गई, जिसके तहत वुमेन की क्या करी गई है, 1/3 सीटों को आरक्षण दिया गया है। ऐसे इकोनॉमिक जस्टिस मतलब सबको कमाने का अवसर देगा, जो कि हमारा आर्टिकल 16 भी कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना? ठीक है, तो मतलब आप कमाई भी सब लोग बराबर कर सकते हैं, इनइक्वलिटी नहीं होगी। ठीक है, बस आर्टिकल 38(2) में यही कह देता, मिनिमाइज इनइक्वलिटीज़। ठीक है, बेस्ड ऑन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज, मतलब इनइक्वलिटीज़ को कम करने की सरकार कोशिश करेगी। ये नहीं होगा कि अंबानी अडानी बढ़ते ही चले जाएं और नीचे वाला मिडिल क्लास आदमी नीचे चला जाए। ठीक है, ये सरकार को ये कोशिश करनी, इनइक्वलिटी कम हो, इनकम इनइक्वलिटी कम हो। ठीक है, तो हिंदी में भी देख लो ना, राज्य में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। ठीक है, इसके अलावा आय की समानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। तो आप 38 ही याद रखो, क्लॉज 2 नहीं भी करोगे तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये जो है ये कब ऐड करा गया था दोस्तों, ये अभी मैं आपको अलग से बताऊंगा, अभी इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 38 क्लॉज 2 है ना, ये एक सेकेंड, ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ऐड करा गया था कि इनकम इनइक्वलिटी को भी कम करा जाए, इनकम इनइक्वलिटी को भी कम करें। चलिए फिर से बताता हूँ। 38 क्या कहता है? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय सबको मिले। ठीक है, इसी के द्वारा 38 क्लॉज 2 एक डाला गया कि जो इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी मतलब इनइक्वलिटी, कैसी इनइक्वलिटी? इनकम इनइक्वलिटी, इनकम मतलब आय की समानता हो, आय की क्या हो? समानता। ये आर्टिकल 38 क्लॉज 2 कहता है, इसको ऐड करा गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। ध्यान से सुनिएगा, कभी गलत नहीं होगा ना कभी भूल हो गया। तो 38 क्लियर हो गया। 39 क्या कहता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर एडिक्वेट लिविंग कंडीशंस। देखिए 39 क्या कहता है, 39 में काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं जो एग्जाम में आती भी हैं। ठीक है, 38 तो आप समझ गए कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देता है। 39 सबसे पहले कहता है द सिटीजन्स, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन, इक्वली हैव राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। अब आप देखते हो ना, आवास विकास योजना चलती, मतलब सबको अच्छा घर सबको मिलना चाहिए, सब लोगों को विकास होना चाहिए, सब लोगों को अच्छी तरह से रहने को मिलना चाहिए। कहने का मतलब मैन और वुमेन राइट टू मीन्स ऑफ लिवलीहुड, कहने का मतलब राइट टू मीन्स ऑफ लिवलीहुड। दूसरा मतलब घर, समझ गए ना? दूसरा है, ये याद करो शॉर्ट में, दूसरे में क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। कोई भी चीज़ का हो, सरकार ये ना करे कि अनाज एक ही वर्ग को दे, सबको देखिए मिलेगा ना, चाहे वो कॉमन गुड्स जो भी है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, अब हिंदी में भी बता दूंगा अगर दिक्कत आएगी तो। ठीक है, नीचे है मेरे पास, दैट द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। बस शॉर्ट में समझो, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। प्रिवेंट क्या करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब ये नहीं कि एक ही आदमी अमीर हो पूरी दुनिया में और किसी के पास पैसा ही ना है, ये भी इंश्योर करता है आर्टिकल 39 क्लॉज सी, मतलब 39 में ही आ जाएगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। अब अगर ऐसा होता कोर्ट द्वारा ये, तो सबको बराबर पैसा मिलता, पर नहीं मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इक्वल पे फॉर इक्वल मैन फंडामेंटल राइट नहीं है, ये DPSP में आर्टिकल 39 में। ठीक है, चौथे में ये याद रखो, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर। जितने भी वर्कर हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, ठीक है, चाहे वो बच्चे हों, ठीक है, कहीं काम करें, उनकी हेल्थ और इसको मैनेज करना सरकार का काम है। ठीक है, सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे क्या हो, उनको अपॉर्चुनिटी, मतलब उनकी हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, लास्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, फिर से बताऊंगा, अभी परेशान में तो याद करा दूंगा, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, फिर से देखते हैं। देखिए 38 में अभी मैंने आपको बताया, 38 में क्या था? आर्टिकल 38 में 3 तरह के न्याय सुनिश्चित करना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। 39 में क्या आया कि राइट टू मीन्स ऑफ एडिक्वेट लिवलीहुड, सबको लिवलीहुड मिले। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल का सरकार द्वारा, दूसरा। तीसरा, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, सरकार रोके एक ही हाथ में ना जाए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, डी में आएगा, ये लाइन से याद करने पड़ेंगे। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डी में आ जाएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डी में आ जाएगा। प्रिजर्व करना है हेल्थ को और स्ट्रेंथ को वर्कर्स की, ये 39E में आ जाएगा। और अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन ये 39F में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 39F में। अब हिंदी वाले भी चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, वैसे एक ही है। राज्य की नीतियों की आजीविका के पर्याप्त साधनों को सुरक्षित करना, मतलब सबको आजीविका के साधन मिले, लिवलीहुड मिले, घर मिले, काम मिले, जैसे मनरेगा के तहत काम मिलता है ना। सभी के बीच संसाधनों का समान वितरण हो, ये नहीं यार कि रोड बन रही है तो एक ही शहरों में बन रही है और कहीं बन नहीं रही है।
धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को रोकना, कि एक ही आदमी रोके ना उसको, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। श्रमिकों की शक्ति व बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो भैया, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था के कारण नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो कि उनकी आयु व शक्ति के अनुरूप हो, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था है कि पैसा नहीं है तो वो लोग ड्रग ट्रेडिंग करने लग जाएं, है ना, वो लोग चरस बेचने लग जाएं, ऐसा ना हो, इसलिए उनको भी रोजगार मिलता रहना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 29 कहता है बच्चों के स्वस्थ विकास का अवसर, ये भी अभी आता ही, अभी बताऊंगा कौन कौन से ऐड हुए हैं। और 39A बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, फ्री लीगल सर्विस मिलेगी 39A में, 39 कैपिटल ए में, ठीक है। 39 कैपिटल ए में क्या मिलेगी, फ्री लीगल सर्विस आपको मिलेगी। फ्री लीगल सर्विस का मतलब यहाँ ये है कि बाय चांस मान लीजिए आपसे कोई क्राइम हो जाता है तो आपको वकील नहीं है तो आपको वकील फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। 41 वेलफेयर गवर्नमेंट एंड राइट टू वर्क की बात करता है, तो बस इतना याद रखो, राइट टू वर्क DPHP या फंडामेंटल राइट नहीं है। और कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 41 में, काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क 41। 42 सिक्योर एडिक्वेट एंड ह्यूमन वर्क मैटरनिटी असिस्टेंस, कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कैसा कंडीशन हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, अच्छी कंडीशन हो, आपका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। हिंदी में भी बता देता हूँ इसको, हिंदी में कहता है काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का प्रावधान, ठीक है। 43 कहता है फेयर वेजेस एंड रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फेयर वेज मिले, मतलब ये नहीं आपने एक दिन का काम करा, 500 रुपये का काम है, आपको 200 रुपये मिल रहे हैं ना, फेयर वेजेस मिलना चाहिए। 47 कहता है न्यूट्रिशन लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ को बढ़ाना है, ठीक है। क्या करना है, न्यूट्रिशन इस लेवल को बढ़ाना है, तो सरकार देखो ना पोषण अभियान चलाती है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चलते हैं। तो याद रखना, न्यूट्रिशन लिविंग स्टैंडर्ड पब्लिक हेल्थ को बढ़ाना है। फिर से बताता हूँ, फेयर वेजेस देना है, मतलब क्या करना है कि पैसा जो है सबको जो है लिविंग वेजेस जो चल रहा है वही मिले, ठीक है। ह्यूमन वर्क अच्छा होना चाहिए, जहाँ आप काम कर रहे हो ह्यूमन वर्क मैटरनिटी असिस्टेंस मिलनी चाहिए, बाई चांस कोई प्रेग्नेंट है तो उसको छुट्टी मिलनी चाहिए। राइट टू वर्क आर्टिकल 41 है। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री लीगल सर्विस आर्टिकल 39 है, ठीक है। बाकी 39 के क्लॉज बहुत सारे मैंने बताए आपको, ठीक है, वो हो गए आपके। चलिए अब देखते हैं गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी प्रिंसिपल। गांधीवादी प्रिंसिपल क्या कहता है, तो गांधी जी पता है पंचायत को लेकर बहुत ही उत्सुक रहते थे, तो आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत डाला गया है, ठीक है, पंचायतों का संगठन, आर्टिकल 40। फेयर वेजेस एंड रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर्टिकल 43 में भी डाला गया है, फेयर वेज मिलना चाहिए और रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए। और इवन आप इसमें एक लिखो, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, खादी को प्रमोट करना, क्योंकि अभी ये कॉटेज इंडस्ट्रीज 43 देखिए आप, सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी है और ये गांधी 43 आपको सोशलिस्ट भी मिल जाएगा और गांधीयन भी हो ये, ठीक है। 43 फेयर वेज वाला, ठीक है, बस ये याद रखो। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आपको 43B में मिल जाएगा, ठीक है। तो 40 में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 41 में कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। 43 में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। 43B में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। 46 में प्रोटेक्शन है SC/ST के बारे में कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 46 में क्या है, SC/ST की प्रोटेक्शन करनी है, तो सरकार इसके तहत देखिए कितने कानून बनाती है। 47 में क्या है, न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाना है, क्या करना है, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना। और एक चीज़ और, 47 में न्यूट्रिशन लेवल कैसे बढ़ेगा, गांधीयन प्रिंसिपल में इसके लिए दिया है, इंटॉक्सिकेशन को बैन करना पड़ेगा, प्रोहिबिट करो ड्रिंक्स वगैरह पर। सरकार कहाँ करती है, देखो ड्रिंक्स मतलब शराब वगैरह को बैन करना चाहिए, है ना। जो मादक पेय और नशीले पदार्थ हैं उनको प्रतिबंधित करना चाहिए, कहाँ करती है। 48 एनिमल हस्बेंड्री की बात करती है, पशुपालन वगैरह की बात करता है 48 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गांधीयन प्रिंसिपल, फिर से बताता हूँ। 40 आपको याद रखना है विलेज पंचायत के बारे में। 43B याद रखना है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, ठीक है। 46 याद, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, 46 याद रखना है SC/ST के प्रमोशन के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में, ठीक है। 47 इसमें कहता है कि ड्रिंक्स वगैरह को बैन कर दो, मादक पेय पदार्थ। 48 एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। ग्राम पंचायत, सलाहकार समिति 43B हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल मतलब उदारवादी सिद्धांत। तो इसमें आर्टिकल 44 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, UCC यानी समान नागरिक संहिता 44 के बारे में, ठीक। 45 कहता है राज्य प्रारंभिक शाश्वता की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि 6 वर्ष की आयु पूर्ण ना कर ले शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। मतलब कहने का मतलब है 45 में कह रहा है एजुकेशन के बारे में, ठीक है, राइट, जो एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं है आर्टिकल 45 में, कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, ये डाला गया 45 में। संविधान संशोधन से ऐड हुआ था ये, जब इसको फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड करा था ना,
तो इसका 45 में भी ऐड कर दिया था 45A के तहत। 48 क्या कहता है? 48 कहता है आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। जैसे जैसे मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है वैसे ही वैसे कृषि और पशुपालन की व्यवस्था भी बढ़े, ये आर्टिकल 48 कहता है। 48 से भी ऐड हुआ है अमेंडमेंट से 42 कॉन्स्टिट्यूशन। पर्यावरण का संरक्षण करना, हमको क्या करना है? प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को। इतनी तो हिंदी इंग्लिश आती होगी यार। प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को, हमको क्या करना है? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है 48 के तहत, 48A के तहत। और 48 कहता है हमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न लाइन पे चलाना है। 49 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्या कहता है कि हमें 49 में कहता है कि जो भी ये ताजमहल है, लाल किले हैं, राष्ट्रीय स्मारक, उनका संरक्षण करना है ना। ताजमहल है, जो भी है नेशनल हेरिटेज का हमको आ रहा, जो भी नेशनल हेरिटेज की चीज़ें, नेशनल हेरिटेज की, उनको हमें प्रिवेंट करना है। 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करता है, मतलब न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से, ठीक है। आर्टिकल 51 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, बस इतना याद रखो। अंतर्राष्ट्रीय पीस और सिक्योरिटी मतलब शांति, जो भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि करेंगे वो यहाँ करेंगे, बस इतना याद रखो। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस। चलिए रिवीजन करते हैं, पर पहले बताओ कौन सा कैसे ऐड हुआ, पहले ये देख लो। देखो अब एक चीज़, फिर रिवीजन अपने आप हो जाएगा। एक बार लिखो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ध्यान से सुनो मेरी बात, थोड़ा पढ़ लोगे तो मज़ा ही आएगा। इसमें ऐड हुआ है 39A, 43A, 48A। ये 39 क्या था? सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, है जो ऐड हुआ था क्या कि 39 में भैया बच्चों के लिए, कि बच्चों का डेवलपमेंट हो, लिवलीहुड सबको मिले, है ना, एक्सप्लॉयटेशन किसी का ना हो, और आपका क्या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सब ऐड हुआ है इसमें, ठीक है। और 39A में फ्री लीगल सर्विस मिलेगी, फ्री लीगल सर्विस, है ना, फ्री लीगल सर्विस मिलेगी, राइट टू फ्री लीगल सर्विस, है ना, अगर आप गरीब हैं तो। 43A में क्या था दोस्तों? 43A में ये था कि जो भी मैनेजमेंट वगैरह इंडस्ट्रीज़ का वो कैसा करा जाए? मॉडर्न लाइन पे करा जाए। किस पे करा जाए? मॉडर्न जो तर्ज चल रहे हैं उस पे करा जाएगा, ठीक है। मतलब किसी को भी आर्थिक, 43 कह रहा था 43A कि मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, है ना, मैनेजमेंट करे सरकार इंडस्ट्रीज़ का, कि जो भी आदमी काम करता है ना वहाँ पे उसकी हेल्थ को दिक्कत ना हो। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, ठीक है। 48A क्या कहता है? 48A में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, हमको जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट, वो इसी से ऐड हुआ। ये याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देख लो 1978, इससे क्या ऐड हुआ है? इससे भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिनिमाइज करना है हमको इनकम इनइक्वलिटी, आय की समानता जो होती है, आय की असमानता को कम करना है, आय की असमानता को कम करना है, ये इससे ऐड हुआ है। आर्टिकल 38 है ये, आर्टिकल 38 है ये, ठीक है। और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर बदला, 6 से 14 साल तक के बच्चों को कर दिया गया फ्री एजुकेशन मिलेगी। एक लास्ट अमेंडमेंट हुआ है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड हुई है 43B में, गांधीयन प्रिंसिपल में, ठीक है। 43B एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं तो पक्का हो जाएगा। देखिए 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। 45 क्या कहता है कि भैया बच्चों को एजुकेशन मिलेगी 6 से 14 साल वाले बच्चों को, ठीक है। 48 क्या कहता है भैया? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन और जो खेती है वो मॉडर्न लाइंस पे होनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी पे, मतलब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। 48 कहता है आपको इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना है, इन्वायरमेंट का। और वहीं 49 क्या देता है? इन्वायरमेंट का करोगे तो ताजमहल वगैरह का भी करो, मतलब जो भी आपका कल्चरल साइट है उनका प्रोटेक्शन करना है। 50 कहता है जज और एग्जीक्यूटिव मतलब मंत्रियों के काम में दोनों में सेपरेशन रहेगा, एक जज कार्यपालिका और जो जुडिशरी है मतलब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव अलग अलग रहेंगे, कोई इंटरफेयर नहीं है। 51 इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, ठीक है। आई होप याद हो गया होगा। इसमें बस देखो 48A को 42 संशोधन अधिनियम द्वारा ऐड करा गया था और 45 को 86 संशोधन अधिनियम 2002, बस इतना याद रखो। गांधीयन प्रिंसिपल में याद रख लो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत की बात करता है, क्या कहता है? ग्राम पंचायत यानी विलेज पंचायत की बात करता है। 43 कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं सहकारी आधार कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। जो भी कुटीर उद्योग होते हैं मतलब कॉटेज इंडस्ट्री कह सकते हो। किसकी बात कर रहे हैं? कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो, जो चरखा चलाते थे गांधी जी। 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहा है, जिसको अलग से
पार्ट 9B में भी डाला गया है, मतलब 49 पार्ट 9B कह रहा हूँ मैं, किसमें, हाँ पार्ट 9B, ठीक है, पार्ट 9B में भी डाला गया। और आर्टिकल 43B भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी। 46 कहता है SC ST के लिए भैया काम करो, उनको एक्सप्लॉइट मत करो। 47 कहता है भैया दारूबाजी बंद करो, है ना, कोई भी मादक पदार्थ नहीं बिकना चाहिए। और 48 कह देता है कि भैया जो बूचर खाने हैं, मतलब गाय बछड़ों जहाँ दुधारू पशु हैं, मतलब जो मिल्च एनिमल है, कहने का मतलब है दूध देने वाले पशु, उनको स्लॉटरिंग नहीं होना चाहिए, है ना, नो स्लॉटर हाउस। ये 48 कहता है स्लॉटर हाउस नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्लॉटर हाउस नहीं होना चाहिए, नो स्लॉटर हाउस, है ना, नो स्लॉटर हाउस, ठीक है। दोनों को याद रखना है, क्योंकि जो 48 आपका ये वाला है, कौन सा, लिबरल वाला, वो देखिए क्या कहता है, आधुनिक कृषि करनी है और आधुनिक पशुपालन। और गांधीयन प्रिंसिपल 48 क्या कहता है कि भैया स्लॉटिंग नहीं करनी है, मतलब स्लॉटर हाउस बंद करने हैं, ठीक है। तो दोनों सेम ही है, जब स्लॉटर हाउस बंद रहेगा तभी तो पशुपालन की व्यवस्था होगी, लिंक ही है दोनों का, ठीक है। अब एक बार ये देख लीजिए, 38 क्या कह रहा था भैया, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल न्याय सबको मिले, ठीक है। इसमें बस आय की समानता जो था इसको कम करना, ये ऐड हुआ है 44 संशोधन अधिनियम 1978 से। आर्टिकल 39 में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है, जैसे सब बच्चों की संसाधनों का समान वितरण, मतलब सभी के बीच संसाधनों का समान वितरण, आजीविका के पर्याप्त साधन हो सबके लिए, मतलब सबके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो, धन और उत्पादन में संसाधनों का संकेंद्रण ना हो, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम समान वेतन, मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, आर्थिक व्यवस्था के कारण नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जहां उनकी आयु व शक्ति का अनुरूप हो, मतलब राइट टू मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज़ का मैनेजमेंट करो, बच्चों के स्वस्थ विकास पर काम करो। 39 से इंपॉर्टेंट है इसका, इक्वल जस्टिस के लिए फ्री लीगल एड मिलेगी, ठीक है, फ्री लीगल सर्विस मिलेगी। 41 बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी की स्थिति में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार मिले। 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का प्रावधान, कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कंडीशन अच्छी हो, ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क हो वहाँ पे, ठीक है। और आपका 43 है तो पता ही है आपको, कामगारों का भाग लेना है उद्योगों के प्रबंधन में, और पोषाहार स्तर को बढ़ाना है, आर्टिकल 47 कहता है, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, 38 टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी, 42 कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड हुआ। 39 गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर एडिक्वेट लिविंग कंडीशंस, बहुत सारे इसमें पार्ट हैं। 39 इंपॉर्टेंट है, फ्री लीगल एड, वेलफेयर, गवर्नमेंट राइट टू वर्क में आ जाएगी, है ना, राइट टू वर्क आर्टिकल 41 बस याद रखो, राइट टू वर्क इसमें आर्टिकल 41, ठीक है। सिक्योरिटी, एडुकेट एंड ह्यूमेन कंडीशन, मतलब जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ अच्छा माहौल हो, आर्टिकल 42 कहता है। 43 की फेयर वेज मिलना चाहिए, और 47 न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। आई होप याद हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों सीधा प्रेसिडेंट के आर्टिकल से, कल से शुरू करेंगे, कल पूरा प्रेसिडेंट खत्म करेंगे, प्रेसिडेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल करेंगे, प्रेसिडेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फिर वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे ही करके खत्म करेंगे। वीडियो पसंद लगा तो लाइक ज़रूर